संगम नमामि सभी बहनों और सर को। जैसा कि आज समन संघ का मुख्य विस्तृत कॉन्सेप्ट देने के लिए मुझे समन संघ ने जो आदेश दिया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपनी बात में आज के विषय के अनुरूप ही रखता हूं। जैसा कि आज का जो विषय चयनित किया गया है कि अस- क्या समन अपने छीनते हुए अधिकार विहार मंदिर आश्रम गुरुद्वारा बचा पाएंगे। इन्हें बचाने के लिए समनों को क्या करना होगा। ये बहुत बढ़िया विषय है और कंटेम्पररी भी है। आज के हालात में इस विषय को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखा जा रहा है, इसका एनालिसिस किया जा रहा है। तो पहली बात ये हम लोग समझते हैं कि हमको अधिकार कौन से मिले हैं। फिर जब पहले पता कर लेंगे कि अधिकार कौन से मिले, फिर बाद में पता चल जाएगा कि क्या ये हम हमसे छीने जा रहे हैं या छीने गए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमको दुनिया का एक सबसे बेहतरीन संविधान दिया गया था और सारे भारत के लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, भारत के सारे समन और वी द पीपल ऑफ इंडिया के लोगों ने ये अपने आप में प्रतिबद्धता की थी, वचन लिया था कि ये जो संविधान लागू किया हमने इसका पूरे तरीके से हम पालन करेंगे। बट होता ये है कि संविधान में जो लिखी हुई बातें थी उसमें स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और न्याय और नीति तत्व जो थे इस प्रकार के, इस नीति तत्व पर चलने के लिए क्या इस देश के नागरिक राजी थे, एक, और क्या उनकी इच्छा थी और उनकी काबिलियत थी। तो इसमें से देखा जाए तो पहली बात तो इंटेंशन ये था कि हम क्यों इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इस देश का बहुत बड़ा वर्क था कि ये चाहता था कि ये तो हमारे ऊपर अब ऐसा हो गया कि सभी को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ में। तो हम इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो नहीं मानते हम। और हुआ ऐसा कि उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर चली गई। अब वो उनमें से बहुत से लोग तो वमन थे। आज भी वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश के संविधान की तरह ये देश नहीं चले, क्योंकि अड़चन हो जाती है। अगर आपको फोकट का खाने की आदत हो जाती है, बगैर मेहनत का कमाते हुए आपको बहुत सारा पैसा कमाने की आदत हो जाती है और एकदम से किसी ने कहा कि अभी कल से रूल का पालन करना पड़ेगा, एक ही लाइन में चलेंगे, एक ही जैसी बात करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, तो वो पेट में दर्द होता है। तो ये जो आज का विषय इसी से रिलेटेड है कि ये अधिकार छीने क्यों जा रहे हैं और ये अधिकार छीनने की वजह से आपके जो श्रद्धा स्थान है। वैसे तो संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये भारत का संविधान आश्वासन देता है कि आपको सार्वभौमता मिलेगी। सार्वभौमता मतलब आप वी द पीपल हो या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आप सबसे पहले प्रमुख हो इस देश के। बट मानसिकता नहीं, क्योंकि सामाजिक मानसिकता ऐसी नहीं थी। कल्चरल जो है संस्कृति या कल्चर जो सांस्कृतिक मान्यता थी वो भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर बाद में ये दोनों ही नहीं है तो फिर राजनीतिक मान्यता तो रहेगी नहीं है, समान समता अगर नहीं रही तो। और फिर राजनीतिक मान्यता नहीं रही तो आर्थिक मान्यता, क्योंकि आर्थिक मान्यता या आर्थिक इक्वालिटी तो डिपेंड करती है कि कौन सत्ता में चेयर में बैठा है। तो इसीलिए हमारे आज के समय में अधिकार खोए जा रहे हैं और अधिकार खो जाने से फिर आपकी जो भी कल्चरल जो भी ट्रेडिशन है, आपके जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, उनका भी सत्कार नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, उनको धुतकारे जाएंगे। क्या जरूरत है। फिर इसका परिणाम ये हो जाएगा कि स्वतंत्रता से पहले ऐसा कोई कानून बना था जो बीटी एक्ट 1949 में हुआ था, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, महाबोधि। तो उसको संविधान में आर्टिकल 13 में, ये फंडामेंटल राइट है इस देश के हर इंसान का, हर नागरिक का, कि चैप्टर 3 है जो फंडामेंटल राइट वाला, आर्टिकल 12 से लेके तो आर्टिकल 35 तक संविधान में लिखा है, लिखित है। उसमें आर्टिकल 13 जो है वो सीधे तौर पर कहता है, आर्टिकल 13 का वर्जन भी मैं आपको लगे तो पढ़ाता हूँ जैसा के वैसा। उसमें लिखा है कि मूलभूत हक के संदर्भ में जितने भी कानून है वो सारे कानून 26 जनवरी 1950 के बाद निरस्त हो जाएंगे। ये इतना क्लियर लिखा हुआ है और सारे के सारे कानून निरस्त हो भी गए।
ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भी निकल गया था 26 जनवरी को। इसमें जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें भी, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपब्लिक का एक्ट जो निकला, नोटिफिकेशन जो निकला, मैंडेट जो निकला, उसमें से सीधा लिखा हुआ है। फिर भी यहाँ पर लगभग पिछले 70 साल से, जब से स्वतंत्रता या रिपब्लिक मिली हमको, तब से, उसके पहले का इतिहास ऐसा है कि 1935 में ये बीटी एक्ट जो है, बुद्धगया टेम्पल एक्ट जो है, उसका एक ड्राफ्ट बन गया था। उसके ऊपर एक कमेटी स्थापित की गई थी कि इस विहार को कंट्रोल करने के लिए, कोई नए लोग बोल रहे कि ये रद्द कर दो, इसके लिए कानून बना दो, और ये वहां पर जितने भी वमन लोग हैं और जो पंडे लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, उनको हटा के ये इसमें किसके ऊपर, जिस रिलीजन के लोग हैं या धर्म के लोग हैं वही रहेंगे। और इसके 1935 के इस आयोग के लिए बाबा साहब ने अपना मेमोरेंडम भी दिया था। उनके लाइब्रेरी में मिला भी है। उन्होंने सीधा लिखा है 1935 में ही कि इस एक्ट को अगर लाना चाहते हो तो इसमें से पुरोहितों का, वमनों का यानी ब्राह्मणों का पूरा अधिकार खत्म कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल रिलीजियस फंड में जो ये होता है, मैंडेट होता है, उसका उल्लंघन करता है। लेकिन फिर भी वो एक्ट 1949 में बाबा साहब के व्यू को दरकिनार करके भी इम्प्लीमेंट किया गया, लागू कर दिया गया। अच्छा, लागू करने के बाद भी आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा है, वो स्पष्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। और दूसरी बात है कि ये संविधान केवल अपने ही देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन के लगभग 193 कंट्रीज नेशन है, जो मेंबर नेशंस है, उसमें से सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया संविधान ऐसा यूनाइटेड नेशन खुद मानती है। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने 2018 में, वहां पर हम खुद उपस्थित थे, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे कहा था कि आई हैव गॉन थ्रू द 150 नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ 193 नेशंस मेंबर नेशंस, and I come to the conclusion that if whole nation of the world would implement the basic features of Indian constitution, then two problems will be solved within 10 years. What type of problem will be? तो पहला ये प्रॉब्लम था कि क्राइम का, और दूसरा बेरोजगारी का। ये एंटोनियो ग्यूटेरस नाम के जो सेक्रेटरी जनरल है, अभी भी है, वो मौजूद है, उन्होंने सीधा कहा है। तो ऐसा संविधान, और उसमें लिखा हुआ है सारी दुनिया, लगभग 72 कंट्रीज ऐसे इस दुनिया में जिन्होंने कुछ ना कुछ तो भी भारत के संविधान से लिया है। 4-5 कंट्री तो उसमें से लगभग 18-19% उसमें से भारत के संविधान का अंश लिखा है, लिया है। तो इतना होते हुए भी, और दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, ऐसे संविधान में लिखने के बावजूद भी ये ऐसा क्यों हुआ कि वो एक्ट निरस्त नहीं हुआ, और अभी भी तैयारी नहीं है? क्योंकि वो जो मानस होता है, मन होता है, वो तैयारी नहीं होता कि ये किसी को अधिकार दो, मेरी सीट में छोड़ के दे दो। और वायलेशन तो इतना हो रहा है कि सारे रिलीजन्स को, आर्टिकल 26 है, 26 तो उससे भी आगे जाके सीधा कहता है कि धर्म विषयक जो भी व्यवहार है, उसकी व्यवस्था देखने का स्वतंत्र जो है, जिस रिलीजन या जिस व्यवस्था जो है आपकी प्रैक्टिस करने की, उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो दो दो प्रकार के वायलेशन हो रहे संविधान के आर्टिकल्स के। एक तो आर्टिकल 13 है कि निरस्त होना चाहिए, वैसा बताने के बाद भी निरस्त नहीं हुआ एक्ट। दूसरा आर्टिकल 26 सीधा कहता है कि जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट जो दिया है संविधान ने, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और 29 में भी सांस्कृतिक यानी कल्चरल और शैक्षणिक, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात 29 और 30 आर्टिकल में है। तो इसका मतलब सारा का सारा फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर ये कहता है कि सारा उल्लंघन हो रहा है, फिर भी ये अधिकार हमको नहीं मिले जा रहे। इसका मतलब है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जुल्मी व्यवस्था बिल्कुल देने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। वहां पर मोर देन 1100 करोड़ से ज्यादा कमाई आती है, और कुछ तो जवाहरात भी आते हैं, हीरे दिए जाते हैं, सोना दिया जाता है, चांदी दी जाती है, ऐसे बहुत मूल्यवान वस्तु चीजें उस विहार को अर्पित की जाती है, क्योंकि उस जगह पर दुनिया का जो विषुववृत्त है, विषुववृत्त का वो सबसे सेंटर पॉइंट माना जाता है। ऐसा ज्योग्राफी और ऐसा साइंस भी कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर बुद्धत्व प्राप्त होता है
वो विश्व के सेंटर में आता है वो, क्योंकि सेंटर में ऊर्जा ज्यादा होती है। और बोधि वृक्ष के जगह पर ऐसा कहा जाता है कि जब उस इंसान को, उस महामानव को, उस सम्यक संबुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, तो एनर्जी इकट्ठा हुई थी, क्योंकि उनका ही कथन है, सब्बे पय्यालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। ये वो विश्व जो है वो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन है। और जहां से ऊर्जा निर्माण होती है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे माइंड से, हम हमेशा अगर पॉजिटिव सोचने लगे तो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती रहती है हमारे मन से। किसी ने आपको कितना भी निगेटिव करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ है, पॉजिटिव है, तो वो किसी भी बुरी चीज से, नेगेटिव चीज से वो पॉजिटिव ही एनर्जी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊर्जावान स्थिति, अवस्था या प्लेस या जोग्राफिकल ठिकान था, वहां से कोई बुद्ध बनकर आता है। और वो इसीलिए सारे दुनिया के लगभग 42 कंट्रीज में बुद्धिज्म है। उसमें से 12 से 13 कंट्री ने तो अपना नेशनल रिलीजन भी घोषित किया है बुद्धिज्म को। और लगभग 42 कंट्रियों में उसको बहुत आदर भाव से, मतलब माना भी जाता है और उसका आचरण भी किया जाता है। और अभी एक बात ये भी हो गई, आपने कल में देखा होगा कि हम अमेरिका में और कनाडा में लगभग 1 फीट बर्फ चढ़ा हुआ है, उसका वीडियो भी रिलीज हो गया है कल ही। तो एक बर्फ फीट के इस पर लोग जा निकल पड़े, भिक्षु संघ है बहुत बड़ा, और उपासक लोग भी। और वो क्या, अमेरिका के लोग तो ऐसे है कि सारे दुनिया से जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री के लोग अमेरिका में बसे हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने सीधा ऐसे स्लोगन दिया कि ये टोटल जो है इंजस्टिस है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल के बुद्धिस्ट लोगों के साथ। इतना होने के बाद भी ऐसी क्या चीज हो रही है कि ये सरकार मानने को तैयार नहीं है, वो एक्ट रद्द नहीं हो रहा। तो ये ऐसा है कि उसमें उनका बहुत बड़ा निहित स्वार्थ है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर चेयर मुझे मिल गई तो मुझे छोड़ने में मेरा जी नहीं होता। तो इस तरीके का भाव हो गया। पर इसके लिए इलाज क्या? ये हमारे विहारों के, मंदिरों के, आश्रम के, गुरुद्वारों के, अभी भले ही किसी को लगता होगा कि हमारा तो गुरुद्वारा है, हमको क्या फर्क पड़ता है अगर बुद्ध गया टेम्पल एक्ट रिलीज नहीं होगा तो, मतलब एक रद्द नहीं होगा तो। या किसी को लगेगा कि मेरा रविदासी गुरुद्वारा है, या कोई सिख धर्म का गुरुद्वारा है, या क्रिश्चियनिटी का कोई चर्च है, या कोई मस्जिद है, या कहो कि किसी बहुत सारे ग्रुप है, उसमें से हिंदू टेम्पल से उसमें बहुत सारे ग्रुप भी है, पंथ भी है, उनके भी वो लोग सोए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर ये आंदोलन इतना तेज होने के बावजूद भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, तो समझ लेना कि सारे समन जो है, जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है जितने भी, और अलग अलग मतलब पंथ में या धर्म में या विचारधारा में बिखरे पड़े जितने भी समन है, उनको भी धोखा है, ये धोखे की घंटी है। इसीलिए ये समझ लेना कि अगर किसी मेरे भाई का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है आर्टिकल 13 से या आर्टिकल 26 से संविधान के, तो मेरा भी हो सकता है, ये याद रखना। इसीलिए दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं जो अदर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनकी भी ये लड़ाई है। क्योंकि तानाशाह को रोकना है तो बाबा साहब का कोटेशन एक है, बाबा साहब ने संविधान सभा में लिखा है और कहा भी है। बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये डेमोक्रेसी अगर खत्म हो गई तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उनका सेंटेंस भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जब संविधान सभा में बोला था, इफ डेमोक्रेसी डाइज इट विल बी और डूम। इसका मतलब अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो लोकतंत्र का जो फंडामेंटल राइट होता है उसको नकारना, यानी किसी को किसी के अस्तित्व का, ऐसे में इसके ऊपर इलाज क्या क्या उपाय है कि हम लोग हमारे अधिकार, विहार, मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे बचा पाएंगे? और इसके लिए सब लोगों ने क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर एकमात्र इलाज है। मैं कल से देख रहा हूँ कि कल से नहीं, एक हफ्ते से चल रहा है लगभग, महाराष्ट्र में कल से लेके तो आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में और खासकर महाराष्ट्र में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 12-13 प्रकार के मोर्चों का आयोजन किया गया था। अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों से, अलग अलग धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से भी इन्होंने अलग अलग मोर्चों का आयोजन किया था। उसमें से आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग प्रतिनिधि मेरे घर पे भी आए थे आज। उन्होंने भी यही कहा। मैंने उनको इतना ही सवाल पूछा कि आप ये अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? तो कह रहे कि हमारा विरोध दिखना चाहिए गवर्नमेंट को। हमने कहा आप कितने संख्या में हो? वो कह कह रहे थे कि संख्या में चाहे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमारा इसमें सहभाग है, ये हमको सिद्ध करना है। हमने कहा एक अकेले आपके संगठन ने सिद्ध करने से क्या होने वाला है, तो उसके पास उनका जवाब नहीं था। हमने ये भी सजेस्ट किया कि संबंध संघ की भूमिका पिछले 4 साल से ऐसी हो रही है कि कोई भी चीज कर रही है तो हो रही है, तो उसको अगर खत्म करना है, कोई भी अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए एकमात्र इलाज है कि सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाओ और उसमें एक ही आवेदन तैयार करो, निवेदन तैयार करो, एप्लीकेशन तैयार करो, उसके ऊपर सभी के साइन ले लो और जाके डीएम के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, या सीएम के पास जाना है, या जो भी कोई पीएम है, प्रेसिडेंट है, उनके पास जाना है। तो एक ही इसमें सारा कुछ करो और उसमें किसी संगठन का नाम मत दर्ज करो। ये हम भारत के लोग हैं जो हम बीएमपी एक्ट को रद्द करने की मांग करते हैं। अगर इसमें अगर आपकी यूनिटी दिखाई देगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो तानाशाही व्यवस्था है वो उसी को घबराती है, वो आपकी यूनिटी को घबराती है। दूसरा है वो विचारों को घबराती है। और आपकी पहचान अगर एनलार्ज होती है, बहुत बढ़ती है, तो उसको भी तानाशाही डरती है। तो इसका एकमात्र इलाज है कि अगर इतने 12-12, 15-15 संगठन अलग अलग एक एक दिन, 2-2 दिन में अगर मोर्चे निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, और फिर दूसरे दिन मीडिया में भरा पड़ा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये दोनों में तो खबरें आती ही नहीं है। वो तो बिल्कुल उनके मतलब वो सोए हुए है, सोए हुए नहीं, ऐसा कहो कि सोने का नाटक करे हुए है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात अगर उनके साथ होती तो उन्होंने पता नहीं कितना सारी दुनिया में डंका बजाया होता। तो आखिरकार सारी की सारी जिम्मेदारी हम समनों की आती है, और समनों में हम लोग भले ही 6,743 जातियों में विभाजित है, तो अगर हम उसी तरीके से विभाजन के साथ अगर जातियों के साथ या किसी एक वर्ग में भी या एक धर्म में, एक विचारधारा में अलग अलग होकर अगर डिमांड करते जाएंगे, तो हमको इसका यश नहीं मिलेगा, सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसके लिए एक ही इलाज है कि आप अपने जितने भी इंडिविजुअल कोई विवाद होंगे उनको भूल जाना है। वो भूल जा करके आप अगर आओगे तो कुछ उसमें से निकल कर आता है। तो कल एक नागपुर से लगभग 3 से 4 हजार लोगों का एक जत्था जा रहा है। उनको भी हमने बोला है, हमने तो उनको उनके साथ डिस्कशन कर लिया, तो बहुत सारे लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। सारे लोग अभी महाराष्ट्र से अभी 4-5 हजार लोग तो पहले जा चुके हैं, और महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ लोगों ने अभी तक प्रोटेस्टेशन किया है, बट अलग अलग किया है। और ये सारे प्रोटेस्टेशन का जो रिपोर्ट जाता है, डीएम रिपोर्ट भेजता है होम मिनिस्ट्री को, तो अलग अलग ही रिपोर्ट भेजता है। वो अलग अलग रिपोर्ट जाके अलग अलग निवेदन को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसकी फैक्ट्स, उसकी कॉपीज इकट्ठा करके ऐसा बताया जाता है कि निम्न तरीके से 1, 2, 5 हजार, 500, 200 जितने भी संगठन है, उन संगठनों ने अलग अलग अपनी डिमांड की है। क्योंकि हमारे निवेदन में एक जैसी बात नहीं होती। पहला तो संगठन का नाम होता है, फिर मुखिया का नाम होता है, फिर सिग्नेचर होती है, और उतने ही लोग सिग्नेचर करते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि हम लोग खोखले हैं, टूटे टूटे हुए लोग हैं। हम जैसे उन लोगों ने हमको डिफाइन किया है कि हम टुकड़े टुकड़े ज्ञान है, तो ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान की तरह ही हमारा सारा प्रोटेस्टेशन चल रहा है। इसीलिए ये बुद्ध गया टेम्पल एक्ट का परिणाम, अगर ऐसा ही जारी रखोगे आपका आंदोलन, तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। लेकिन दूसरी बात एक है कि जैसे कि हमने अमेरिका, कनाडा और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की बात की है कि वहां पर भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिका में ऐसा पूरा नोटिफिकेशन निकला था, आवेदन निवेदन दिया गया था कि सारे देश के लोग एक ही वक्त अलग अलग जगह पे रहो, लेकिन एक ही जगह पे आपको आंदोलन करना एक ही वक्त। तो उस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। तो हमको क्या हुआ, जितने भी भारत के संगठन है, या जो भी कोई संघ है, या बुद्ध विहार समितियां है, या भारतीय बौद्ध महासभा की यूनिट है, उन लोगों ने अगर बुद्ध गया में या संकिसा में या राजगीर में या वैशाली में, जितने भी बुद्ध के ठिकान है, प्लेसेस है, वहां पर लगभग 20, 25, 30, और बुद्ध गया में तो लगभग 42 कंट्रीज के विहार है। जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उन सभी के विहार है। उनके साथ अगर आप जुड़ जाते हो, उनको भी बोलो, उनको अपने साथ ले लो। इससे होगा ये कि अगर दुनिया 42 दुनिया के सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग अगर एक साथ आते हैं और वो भारत के लोगों के साथ अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसका इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर पड़ेगा। और वो डिमांड अभी यूनाइटेड नेशन में भी आएगी, आ भी रही है। पर ये इकट्ठा होकर सारी दुनिया की अगर डिमांड आ जाती है, तो सरकार को इसीलिए फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक जड़ें हमारे सरकार की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कमजोर है। हम लोग बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री से हर साल लोन लेते हैं,
मदद लेते हैं। जब भी कोई आपत्ति आ जाती है, कोई भूकंप हो जाता है, कोई ज्वालामुखी होता है, या कोई बाढ़ आती है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो उस वक्त हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सारी दुनिया को। और उसमें एक बात याद रखना कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है वो बिन मांगे डोनेशन देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को तो भी कम से कम बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और वो बाद में देते हैं। अभी तो यूएस ने तो जितनी ग्रांट दी थी वो ग्रांट भी निकाल रहे हो, और एक्स्ट्रा टैरिफ और टैक्स लगा रहे हो। तो इसका मतलब जो कंट्रियां बुद्धिस्ट कंट्रीज है, दुनिया के लिए कुछ भी आपत्ति आती है तो बिन मांगे बहुत ज्यादा संख्या में डोनेट करती है। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज के सारे बुद्ध विहार अगर इस आंदोलन में शामिल किए जाते हैं, उनको भी उस मेमोरेंडम में, उस एप्लीकेशन में अगर उनकी भी सिग्नेचर हो जाएगी, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर आ जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि वो लोग फिर ऐसा करेंगे कि भाई, आप ये हमारे रिलीजन को अगर आपके हमारे धर्मों को आप अगर रिलीज नहीं करते हो इसमें से, बैरियर में से, अन्य धर्मों के व्यक्तियों से, तो फिर हम भी उसके ऊपर विचार करेंगे। आपको इकोनॉमिक जो बेनिफिट देने वाले हैं हम लोग, वो भी बंद करेंगे। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसा होता है कि जैसे किसी को सांस लेता और उसका मुंह और नाक दबा लिया, तो तुरंत वो झटपटाता है खोलने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये भी सजेशन दिया हमने, आज हमारी काफी चर्चा हो गई। और जितने भी नए साथी महाराष्ट्र उधर जा रहे हैं, उनका भी कहना ही था कि इसको अगर इंटरनेशनल फोरम पे लेके गए तो उसी तरीके से हमको इसको लड़ना पड़ेगा। और ये अगर करेंगे तो आगे जाके क्या होने वाला है, इससे ये बात होगी कि आने वाले समय में इस तरीके के बहुत सारे वायलेशन के मुद्दे हमारे सामने आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में जितने भी हमारे आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से 35 तक जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है, उनको भी वायलेट होने की ज्यादा संभावना है। वो वायलेट कैसे होंगे, तो इकोनॉमिक दृष्टि से आपके जो जितने भी आर्थिक ग्रांट्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि सिटीजनशिप का जो आर्टिकल 5 से लेके तो आर्टिकल 11 तक है, उन्होंने वो आसाम में और वहां पर 2-3 बार ऐसा किया भी था कि आपको से ड्यूअल सिटीजनशिप का एक वो चर्चा भी आई थी। पहले मुस्लिम के ऊपर ये प्रयोग भी किया गया था। हो सकता है अगर ये चीजें, इन चीजों के लिए अगर हम इकट्ठा नहीं हो गए, तो सिटीजनशिप का जो राइट है हमारा आर्टिकल 5 से लेके 12 तक का, उसके ऊपर भी आंच आ सकती है। क्योंकि वो पानी में पत्थर डाल के, कंकड़ डालकर जांच रहे कि लहरें कितनी उठती है। दूसरा ये भी अधिकार है हमारा कि इक्वालिटी का अधिकार है, आर्टिकल, उसमें हमारा सब्सिडी एक्ट भी आ गया आर्टिकल 17 से, अनटचेबिलिटी को बर्खास्त करने वाला। तो इनके भी ऊपर ये हो जाएगा। और आर्टिकल 15 में जो धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, इनके कारण इनके ऊपर से भेदभाव करने का भी जो अधिकार मिला है, वो भी खारिज किया जा सकता है अगर इसमें आप खरे नहीं उतरोगे तो। उसके बाद आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 19, 20, 21, 21C, 22, ये भी अधिकार के ऊपर आंच आ सकती है। उसके बाद शोषण के खिलाफ का जो अधिकार है, अभी तो शोषण चल ही रहा है। आर्टिकल 23 और 24, ये जो दो अधिकार हमको मिले कि हमको कोई शेड्यूल कास्ट वाला, शेड्यूल ट्राइब वाला अगर है तो उसके ऊपर उसका शोषण किया जाता है जाति के नाम पर, फंडामेंटल राइट होते हुए भी। ये भी अधिकार पूर्ण तरीके से जा सकता है। और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का जो है, जिसमें 26 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका धर्म या आपका धर्म जो भी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आप ही लोगों का रहेगा, ये भी निरस्त हो सकता है। उसके बाद कल्चरल राइट्स है हमारे आर्टिकल 29 और 30 में। उसमें अल्पसंख्यक है, बुद्धिज्म तो अल्पसंख्यक में आता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हित का संरक्षण है आर्टिकल 29 में, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक शैक्षणिक संस्था है, और उनके सम्मान जो है उसके लिए आजादी दी गई है। तो इसका और आगे जाके परिणाम ये भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी बाधा पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा उसका जो है निचोड़ अगर देखेंगे, तो ये बीएमटी एक्ट जो है या बीटी एक्ट जो है 1949 का, ये निरस्त करने के लिए सारे दुनिया के बुद्धिस्ट लोग तो आ ही रहे, लेकिन जो ह्यूमैनिटी को मानते हैं वो लोग, वो भी देश इसमें कूद गए अभी। लेकिन भारत के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि वो अलग अलग आंदोलन ही करा रहे हैं अभी तक। उनको यही नजर आता है कि अगर मेरा आंदोलन है, उसकी फोटो बड़ी लगेगी, उसकी न्यूज सबसे बड़ी होगी, तो उस कॉलम का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, और फिर मुझे चर्चा के लिए बुलाया जाएगा,
और फिर अगर ये एक्ट रद्द हो गया तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो ऐसे फालतू की चीजों में हम लोग पड़े हैं। इसीलिए हमको अभी सोचने का वक्त है कि अगर इन छोटी मोटी बातों को जो हमने आज डिस्कस की है उसका अगर अंतर्भाव करेंगे, इसके ऊपर गंभीरता से सोचेंगे, तो ये हमारा एक पत्थर डाला हुआ है पानी में। इसमें अगर हम सक्सेस हो गए तो ही हमको आगे कुछ हो सकता है, वरना एनईपी से तो आपके अधिकार अभी खत्म होने जा रहे हैं। एनईपी में जो आपको इक्वालिटी दी जाती थी, या फिर जो शैक्षणिक संस्था का आर्टिकल 29 और 30 का अधिकार है, वो भी निकाल दिया जाए। हो सकता है कहेंगे कि आपकी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। या फिर उसमें से जाति के ऊपर आधारित जो स्किल वाला एजुकेशन जो आया है, इसमें भी आपको वही व्यवसाय, वही स्किल, वही एजुकेशन लेने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। और आगे का जो चैप्टर, चैप्टर 4, उसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट की बात आती है। आपको जो इकोनॉमिक राइट्स जो मिल रहे, जितना बजटरी एलोकेशन हो रहा है आपके लिए फंड का, वो भी निरंतर कम कम होते जा रहा है। हो सकता है कि अगर इसमें अगर सक्सेस नहीं हो गए तो आगे के बजट के ऊपर उसका सीधा परिणाम होगा, क्योंकि वैसे भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत अभी डाउन हो गई है। क्योंकि यूएस का एक प्रेशर है, दूसरा चाइना का भी प्रेशर है, येन का प्रेशर है, डॉलर का प्रेशर है, और पाउंड का भी प्रेशर है। ऐसे में रुपया हो सकता है 100 के पार भी चला जा सकता है डॉलर के मुकाबले। पाउंड का तो अभी 100 प्लस है ही है। तो ऐसे में सारे तरीके से अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? तो पैसा उन्हीं सेक्टर में से निकाला जाएगा जो लोग दबने के लिए तैयार है, जो लोग अलग अलग है, जो बिखरे हुए हैं, जो टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। उन लोगों के अधिकारों को क्रैश करके ही इस देश का जो व्यवहार है वो चलने वाला है। इसीलिए ये बीटी एक्ट है, इसका आंदोलन हमारे लिए बहुत अहम है। ये आंदोलन अगर हम इकट्ठा होकर अगर लड़ेंगे तो ही हमको कुछ उसमें से पॉसिबिलिटी है। दुनिया आपके साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है, जो भी मानवता को मानते हैं और जो बुद्धिस्ट कंट्री जो इथिक्स को मानती है उनको। बट प्रॉब्लम हमारे कंट्री का है, हमारे देश का है। और ये देश का प्रॉब्लम हमारी समझ की पहचान नहीं इस वजह से भी है। हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, हम देश एक दूसरे को समझने को तैयार ही नहीं है। तो इतनी सारी बातें अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का जो सब्जेक्ट है उसको न्याय मिलेगा। हमारे अधिकार, हमारे जो भी विहार है, मंदिर है, गुरुद्वारे है, इसको सुरक्षित रखने का ही नहीं, तो हमारी आने वाली जनरेशन के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने की बात साबित होगी, काबिल हो जाएंगी। इतना ही मुझे आज कहना कहना था। अगर मेरी बात से अगर कुछ गलत सिद्ध हुआ हो या किसी को आहत पहुंची हो तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तममं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। मैं समन हूँ, हम सब समन है।